मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व और अभिमान है। थैंक यू। Hello, good afternoon, respected teachers and all my dear friends. My name is Riya. I am trying to speak some word for Indian Army. Indian Army is one of institution of the country which is neutral and reliable. If something goes wrong, then we see Indian Army as a solution. Indian Army is second largest in the world, which approximately 1.23 million personnel are on active basic and 9.6 lakh as reserve. Indian Army is very big in size as well as in courage, bravery and talent. It is divided into various divisions called as regiments. The main role of Indian Army to protect our country from internal as well as any external threats, which it had provide many times. After Independence Day, Indian Army has fought major wars with many countries and has also handled many smaller conflicts. I give many respect to Indian Army from my heart. Thank you. आदरणीय रेखा दीदी, सुषमा जी, विजय सर, हमारे दास साहब, राहुल सर, हमारे मित्रों, बच्चों, मेरा नाम रंजन तोमर है। मैं नोएडा विलेज क्रिकेट एसोसिएशन एक हमारी संस्था है नोएडा के गाँव में। नोएडा के सभी 85 गाँवों के लिए अपनी संस्था इसलिए बनाई कि नोएडा के अंदर बहुत सारी समस्याएं थी और गाँव ग्राम पंचायत समाप्त कर दी गई और उसके अलावा कोई ऑल्टरनेट उसके बदले में कोई भी प्रकार का हमें अधिकार नहीं दिया गया था ग्राम पंचायत का और म्यूनिसिपैलिटी टाइप चीज़ें होती हैं इस तरीके की। तो ये जो हमारा एक विचार आया, मैं उसकी शुरुआत करता हूँ सिर्फ अपने बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं इनके बारे में मुझे विकास जी ने बताया कि फोन आया मेरे पास, कल फोन आया, राहुल जी का फोन आया, विकास जी से बात हुई। तो ये जो बच्चों के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं इसके प्रति मुझे लगता है कि आपकी जो ये जो सोच रहे थे और जो उसके बाद आपने उसके प्रति कार्य किया, उसके बाद आज ये आप लोगों का जो रिजल्ट सामने निकल के आ रहे हैं वो काबिल तारीफ है। बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं संविधान का छात्र हूँ, RTI एक्टिविस्ट हूँ और फिलहाल PhD कर रहा हूँ एनवायरमेंट लॉ में पर्यावरण संरक्षण के लिए। बहुत सारे कार्य में मैं 7वीं कक्षा में था जब हमारी दीदी है, दीदी हमारी प्रेरणा का स्रोत है। तो बड़ी दीदी को पता होगा जब मैं बहुत छोटा था तो दीदी हमारे गाँव में पानी की सप्लाई जो आती थी पहली बार पाइप से, तो जब पाइप से पानी सप्लाई आई तो लोगों के अंदर जब देखा कि भाई पाइपलाइन लगने लग गई है तो उन्होंने जब टूटियाँ लगी तो टूटियों में स्विच ऑफ करना बंद कर दिया उन्होंने। लोग टूटियाँ चली खराब हो गई तो उसमें से पानी भी बह रहा है। तो उससे पहले तो नले भी हमारे यहाँ पे गाँव में हाथ वाली नले हुआ करते थे। तो मैं 7वीं कक्षा में था और मैं देखता था कि स्कूल में मैं पढ़ता था कि पानी बचाना जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो मैं बच्चों के साथ ये बात साझा करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग भी उस अवस्था में हैं, उस एज में आएंगे कि जब 7वीं कक्षा में था तब भी मैंने देखा कि चीजें कैसे हम बदल सकते हैं। उस समय मैंने अपनी जेब खर्ची से पैसे बचाने शुरू किए और वहाँ जो फूटियाँ थी उनको खुद उस जेब खर्ची से लगवाना शुरू किया गाँव के लोगों को और लोगों को समझाना शुरू किया। तो गाँव के लोग समझते नहीं, गाँव के लोग कहते थे नहीं, अरे एक ने मुझे जवाब दिया कि मैंने इसलिए चला के छोड़ देता हूँ कि कोई बाहर से निकलता हुआ आदमी अगर प्यासा निकल रहा हो तो इस चलती हुई टूटी से पानी तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। तो ऐसे लोग हमें मिले, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने बार प्रयास किया, लोगों को समझाया और सरकारी स्कूल में हम गए, गांव के सरकारी स्कूल में जहां उनके बच्चे पढ़ते थे, उन्हें हमने समझाया कि पानी की आवश्यकता क्या होती है, कैसे पर्यावरण बचाना जरूरी है। तो वो 7वीं 8वीं कक्षा के बीच में मेरे पिताजी प्रधान रहे, उनके साथ मैं जाता था गाँव के जो पंचायतें होती थी उनमें भी मैंने बात करनी शुरू की। तो 7वीं 8वीं क्लास में गांव के अंदर ही परिवर्तन आना शुरू हुआ, लोगों ने अपनी टंकियां टूटियां फिर लगानी शुरू कर। तो बच्चों की जो मैं बात करता हूँ कि बच्चों के अंदर बहुत सारी शक्ति है, बहुत शक्ति है, वो बदलाव कर सकते हैं और बदलाव में शामिल हो सकते हैं। और जहाँ तक बात है बच्चों, एक बार यहाँ भी ध्यान दो बच्चों को मैं मुखातिब करते हुए बात करूंगा कि बच्चों आज बिहार से हमारे भाई साहब आते हैं, सबसे ज्यादा IAS या बड़े से बड़े नेता उत्तर प्रदेश और बिहार से बने और उनके अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो वो सरकारी स्कूलों में ये ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के अंदर कुव्वत है, आप लोगों को मौका अगर दे रहे हैं राहुल जी, काश जी, ये साथ में बिल्कुल आज आपके पास मौका है। आज अगर आप मेहनत करोगे आपके पास प्रधानमंत्री तक बनने का
जो है सपना पूरा हो सकता है। मैं कह रहा हूँ दीदी जैसे हमारे जैसे लोग तो बनोगे क्या, लेकिन आप उससे ऊपर कहीं IAS अधिकारी बन सकते हो, आप नेता बन सकते हो, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। तो मेहनत करो। आज इन लोगों के मार्गदर्शन में आप लोगों को मौका मिला है, तो अपनी जिम्मेदारियों को आप लोग जो निभा रहे हैं उसके लिए मैं बार बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कई बार मुझे बुलाते हैं स्टेज पे या कहीं पे बात करने के लिए, तो मैं युवाओं को यही संदेश देता हूँ कि हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात होती है, और मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों के बारे में ही हम लोग सोचते हैं जो देश के सिटीजन हैं, और मौलिक जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। यहाँ पे बैठे हुए जो स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं और जो हमारे संस्था के फाउंडर मेंबर्स हैं, ये वो लोग हैं जो चुनिंदा कुछ लोग हैं जो अपनी मौलिक जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं और समझते हैं। तो मैं बार बार ये बात युवाओं से कहता हूँ, खास करके बच्चे छोटे हैं कि अभी समझ नहीं आएगी, धीरे धीरे समझ आएगी जब तक ये युवा होंगे, कि मौलिक जिम्मेदारियों का जब आप इस लायक हो जाए, सक्षम हो जाए कि आप अपनी मौलिक जिम्मेदारियों को निभा सकें, तो आप अपनी जिम्मेदारियों पे बात ज्यादा करें, फोकस ज्यादा करें, अपने मौलिक अधिकारों को के लिए ही ना लड़ें। बहुत सारे लोगों को देखा है कि फंडामेंटल राइट मेरे अधिकारों का हनन हो गया है, हर छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं, हर छोटी छोटी बात पे केस हो जाते हैं कोर्ट्स में। तो कोशिश ये करें, मैं एक इंडिविजुअल के रूप में, अकेले व्यक्ति के रूप में भी आप क्या कर सकते हैं, संस्था के रूप में भी क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत सारे प्रयास खुद भी करे, अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से मैं शेयर करता हूँ। वो बचपन वाली जो मैंने आपसे आज बात शेयर करी, उसके बाद एक शहर में 1 साल में हमारा पुराना घर टूट के बना, तो हमें 1 साल शहर में जाना पड़ा सेक्टर के अंदर। सेक्टर के अंदर भी उसी प्रकार लोगों ने, मुझे लगा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ भी लोगों ने पानी वेस्टेज इस तरीके से की। मैंने वहाँ पे RWO के साथ बात की, वहाँ पे भी चेंज होना शुरू हुआ, गाँव में हम चेंज होना शुरू हुआ। एक संस्था हमने बनाई नोरा, आज नोरा एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में सामने आई है देश में। ऐसी एकमात्र RWO है जो गाँव की RWO से मिश्रित होकर बनाई हुई है। RTI के रूप में मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, अभी बच्चों को शायद इतना जानकारी ना हो, सारे आप लोग बड़े शिक्षित लोग हैं, आदरणीय हैं। RTI का इस्तेमाल करके मैंने अपने आप, और घर बैठे कोई भी कर सकता है, RTI के माध्यम से बहुत सारे RTI लगा के मैंने, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, वाइल्ड लाइफ, हमारे शेर, चीते, हाथी, उनके संरक्षण, उनका शिकार होता है, उससे संबंधित मिनिस्ट्री को पत्र लिखे गए, आपके प्रधानमंत्री कार्यालय तक मैंने पत्र लिखे, जिनसे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए, कई कानूनों में बदलाव हुए, और बहुत सारे जो आपको एक जानने खुशी हुई, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ, जो एक सीधे गेंडे होते हैं नॉन राइट, उसके लिए एक 82 के करीब स्पेशल राइफल प्रोटेक्शन फोर्स काजीरंगा नेशनल पार्क में रिक्रूट की गई। वो तब जब मैंने लगातार RTI के माध्यम से जानकारी दी कि सबसे ज्यादा आबादी पूरी, तो इस तरीके से बहुत सारे कार्य एक व्यक्ति विशेष के रूप में, एक संस्था के रूप में आप लोग कर सकते हो। और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि आपके जो फौजी हैं, हमारे फौजी भाई जो हमारे शहीद हैं, वो क्यों शहीद हो रहे हैं? आप लोगों के लिए हो रहे हैं, और आप लोगों को ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण में कार्य करें। अपनी जो आपने मेहनत करी है, जो आपने कमाया है, वो सिर्फ पैसे के लिए ना हो। हमारे राहुल जी यहाँ बैठे हैं, अधिकारी हैं, MP जी यहाँ बैठे अधिकारी हैं, इन लोगों की हमने कहानी सुनी। अब आपने बता सर बैठे हैं जो सरकारी अधिकारी हैं, ये सरकारी अधिकारी होते हुए भी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो बहुत पैसा कमा रहे होंगे या सरकारी इस चीज में होंगे, तो अपने लिए बहुत लोग जीते हैं, लेकिन जब समाज के लिए जीना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी दीदी नारी शक्ति की एक जीती जाती उदाहरण है। मैंने अभी इनसे, दीदी से मेरी बात हुई तो धीरे, अभी रिसेंटली मुझे दीदी से दोबारा कॉन्टैक्ट स्थापित हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से। दीदी हमारे गाँव की स्थितियाँ पहले बड़ा तक नहीं आया था, तब तक बहुत ही हमें भी कच्चे रास्तों से जाना पड़ता था, गाँव के कभी कभी पैदल भी जाना पड़ता था, हम लोगों ने वो समय देखा है। और वहाँ से दीदी ने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर सरकारी स्कूल में दीदी ने पढ़ाया, गांव की लड़कियों को जहाँ से खुद पढ़ी, फिर वहाँ टीचर बनी, उसके बाद कई स्कूलों में जाकर उन्होंने पढ़ाया, और आज अपना खुद का स्कूल स्थापित किया। मैं उनके स्टेटस दीदी में देखता रहता हूँ, खुद का स्कूल स्थापित किया, और आज आप लोगों को भी हमारी दीदी के साथ मिलकर ऐसा मौका मिला है, तो मैं ऐसे हमारी दीदी को नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। एक्टिव NGO में बता दूँ, एक्टिव NGO
कोशिश है, जैसे दीदी ने उसका ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि जितनी भी एनजीओज है, तकरीबन 80 से ज़्यादा एनजीओज नोएडा के अंदर, मैं और हमारे अशोक श्रीवास्तव जी एंड नवरत्न फाउंडेशन के हम लोगों ने उनको एकजुट करने की कोशिश की, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ग्रामीण ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो RWS ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडस्ट्री की हो, महिला सशक्तिकरण की हो, जिस भी प्रकार की हो, स्कूल बच्चों से संबंधित हो, कोशिश ये है कि आप एक दूसरे से सीखें। हो सकता है कि एक दूसरे के साथ आप कोलैबोरेट करें, हो सकता है आप एक दूसरे से इंस्पायर हो सकता है आप एक दूसरे के साथ की, अब जैसे हमने एग्जाम्पल शुरुआत में हमने देखा कि जब कोविड आया तो रिलीफ एफर्ट्स किसी एक पर्टिकुलर पॉकेट में रहकर रह गए। गांव में हो गया कि आपने छलेरा गांव में ही 5 संस्थाओं ने आगे बांट दिया और उधर 5 गांव के अंदर जो लोग थे परेशान, उनके पास कुछ भी नहीं पहुंचा। तो हमारी कोशिश ये थी कि सब एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो, अगर हम कुछ डाल रहे हैं तो मुझे पता हो कि मैंने यहाँ किया तो मैं अब यहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर लोगों की मदद हो चुकी है। ऐसे हमने एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की कोशिश की है, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, क्रिएटिव चीजें सीखते हैं। हो सकता है आपको उससे कुछ जानकारी मिले कि हाँ ये ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम भी ऐसा कर लें, या हम इन लोगों के साथ मदद कर लें, या हो सकता है और संस्थाएं आप लोगों के साथ मिलकर कुछ नया काम करना चाहें, इंटर स्कूल कुछ प्रोग्राम हो जाए, इंटर एनजीओ प्रोग्राम हो जाए, RWS की बॉडीज है हमारे साथ, आपकी इंडस्ट्रीज की बॉडी है, ह्यूमैनिटेरियन, चैरिटेबल, महिला सशक्तिकरण की है, वो आपस में मिलके बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। ये सेकंड टाइम है, हम 1-1.5 साल पहले ही इसको परफॉर्म कर चुके हैं, पहले भी हमारा कार्यक्रम हुआ है और बीच में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे ऐसे हुए जिन्होंने आपस में जो कभी नहीं जानते थे एक दूसरे को, सॉरी, उन्होंने एक दूसरे को जानकर बहुत सारे कार्य ऐसे किए, नोटेबल कार्य ऐसे किए, जिससे कि आम लोगों को, आम जनमानस को, बच्चों को, युवाओं को, बहुत सारे समाज को इसमें बेनिफिट मिला। और इससे सबसे बड़ी बात होती है कि जो अधिकारीगण होंगे उन पे भी हम साथ में सम्मिलित रूप से अपनी बात रख सकते हैं, बड़ी मजबूती के साथ रख सकते हैं कि हमारी ये समस्या है, ये दिक्कतें हैं या ये करना है। तो मैं आह्वान करता हूँ, आप लोगों का इतना सारा कार्य है, आप लोगों को भी मैं एनजीओ ग्रुप में शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ और हम साथ में मिलकर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात है कि सेवा भावना सबके अंदर होती है, ऐसा नहीं है, केवल उस सेवा भावना को जगाना होता है। तो कुछ को घर से मिलती है वो भावना और कुछ को बाहर से, कहीं से भी मोटिवेशन मिलेगा आपको। तो जैसा कि आपका भविष्य एनजीओ में पढ़ रही थी आज उनके बारे में, तो कि जो विकास भाई है वो कैलाश जी से मिले कहीं और वहाँ से उनको मोटिवेशन मिली, क्योंकि इतने जीवन जीने के बाद में उनको किसी एक व्यक्ति से मोटिवेशन प्रेरणा मिली और उन्होंने भविष्य एनजीओ को 2016 में शुरू किया और आज 2 बच्चों से शुरू करके आज की डेट में उनके जो है बहुत सारे जो है सेक्टर्स काम कर रहे हैं। तो ये भावना देखिए मेरे अंदर बचपन से थी कि मेरी माँ ने सिखाई। मैंने पहले भी विद्यालय में पढ़ाया है और कहीं भी कोई भी कार्य होता है मैं कभी पीछे नहीं हटती, मुझे जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ मैं आगे आने की कोशिश करती हूँ। तो विद्यालय की जो शुरुआत है वो भी इसी भावना के साथ शुरू हुई, लेकिन वो जो भावनाएं बाद में थोड़ा सा परिवर्तित हुई कि जब हमने विद्यालय शुरू किया तो हमने एडमिशन, बुक्स, यूनिफॉर्म सब फ्री हुई और जब हमने शुरुआत की तो लगभग हमारे पास में 235 बच्चों का रजिस्ट्रेशन था और जब हमने अप्रैल के बाद में जुलाई में स्कूल खुले तो हमारे पास शायद 122 बच्चे थे, बाकी के बुक, किताबें और ड्रेस लेके गायब हो गए। तब हमने अपने मन में ये विचार किया कि जो फ्री में मिलता है, जो आपको मुफ्त में मिलता है, उसकी कोई वैल्यू बहुत कम लोग करते हैं। 100 ऐसा नहीं कि सब नहीं करते, 122 बच्चों ने उसको वैल्यू किया और बाकी के बच्चों ने 235 में से उन्होंने नहीं जो बच गए। तो आप सोचिए कि फिर हमने जो है विद्यालय को प्रॉपर तरीके से चलाया क्योंकि हमें कहीं से फंड नहीं मिला। और आज जब कोरोना से पहले विद्यालय में 785 बच्चों में से लगभग 165 बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। तो जो हमें लगता है कि इनको जरूरत है हम उनको फ्री पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ हम एक और चीज रखते हैं कि देखिए आप अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं, तो मैं एक ही चीज कहूँगी कि इनके बच्चों की वैल्यू
मैंने वैदिक विद्यालय में पढ़ाया है और कहीं भी कोई भी कार्य होता है मैं कभी पीछे नहीं हटती, मुझे जहाँ मौका मिलता है वहाँ मैं आगे आने की कोशिश करती हूँ। तो विद्यालय की जो शुरुआत है वो भी इसी भावना के साथ शुरू हुई, लेकिन वो जो भावना है बाद में थोड़ा सा परिवर्तित हुई कि जब हमने विद्यालय शुरू किया तो हमने एडमिशन, बुक्स, यूनिफॉर्म सब फ्री दिए और जब हमने शुरुआत की तो लगभग हमारे पास में 235 बच्चों का रजिस्ट्रेशन था और जब हमने अप्रैल के बाद में जुलाई में स्कूल खुले तो हमारे पास शायद 122 बच्चे थे। बाकी के बुक, किताबें और ड्रेस लेके गायब हो गए। तब हमने अपने मन में ये विचार किया कि जो फ्री में मिलता है, जो आपको मुफ्त में मिलता है, उसकी कोई वैल्यू बहुत कम लोग करते हैं। 100 ऐसा नहीं कि सब नहीं करते, 122 बच्चों ने उसको वैल्यू किया और बाकी के बच्चों ने 235 में से उन्होंने नहीं बच गए। तो आप सोचिए कि फिर हमने जो है विद्यालय को प्रॉपर तरीके से चलाया क्योंकि हमें कहीं से फंड नहीं मिला। और आज जब कोरोना से पहले विद्यालय के 785 बच्चों में से लगभग 165 बच्चे फ्री पढ़ाए जाते हैं। तो जो हमें लगता है कि इनको जरूरत है हम उनको फ्री पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ हम फ्री और चीज करते हैं कि देखिए आप अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं, तो मैं एक ही चीज कहूँगी जानता हूँ। पहले लाइन बैठे हुए मेरे भाई राहुल पांडे जी, भविष्य के एनजीओ की पूरी टीम और यहाँ बैठे आप सभी प्यारे बच्चों, भविष्य के एनजीओ आज आप लोगों ने मुझे बुलाया है। मैं वैसे तो मुरादाबाद में पोस्टेड हूँ एज असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नोएडा का नोएडा में मैं रहता हूँ। यहाँ पर आज मुझे आप लोगों को बुलाया, मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। भविष्य एनजीओ के साथ मिलकर मुरादाबाद में जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पर मैंने एक गाँव बोल किया है। मेरे साथ जिला प्रशासन ने भी उसमें सहयोग किया है। मेरी अपनी भी एनजीओ है और आपकी एनजीओ के साथ सहयोग करके हमने जो गाँव बोल दिया है उस गाँव में जिला प्रशासन, वो गांव मुरादाबाद मेन जिले से लगभग 60 किलोमीटर में इंटीरियर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दूरस्थ क्षेत्र में वो गाँव बसा होगा। उस गांव में लगभग इसमें 50 बच्चे आपके द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी मुफ्त। उन्हें कॉपी किताब का भी खर्चा दिया जा रहा है। वहाँ पर एक लड़की को रोजगार भी मिला है जो पढ़ा रही है बच्चों को। तो इस तरह का काम आप नोएडा में ही नहीं बल्कि आप मुरादाबाद यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर जाकर भी एक बेहद ही दूरस्थ क्षेत्र में कर रहे हैं। तो नो डाउट कि ये आप बधाई के पात्र तो हैं। जहाँ तक एनजीओ सेक्टर की बात है, एनजीओ सेक्टर बेहद ही बदनाम क्षेत्र है। मैं 2012 से एनजीओ सेक्टर में हूँ। मैं 2018 में जॉब में आया हूँ। कोई भी व्यक्ति कहते हैं कि मैं एक एनजीओ चलाता हूँ तो अगला ही समझ लेता है कि पक्का फर्जीवाड़ा आदमी सामने खड़ा हो। और बदनाम सबसे बदनाम सेक्टर में से एक सेक्टर है एनजीओ सेक्टर। और मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब से सरकार एनजीओ के जरिए बन गई दिल्ली में, तब से तो ज़्यादा बनाना पड़ गया कि अच्छा अब तो इसीलिए ही बनाई जाती है एनजीओ, बस पूरा हो गया। दूसरा आदमी चाहे जितनी भी मेहनत से काम कर ले, लेकिन एनजीओ सेक्टर बदनाम सेक्टर तो है। और उसके पीछे रीज़न ये भी है कि जितने लोग एनजीओ चला रहे हैं उसमें से 95% लोग सही में ये काम कर भी रहे हैं, उन्होंने बदनामी का काम किया भी है। लेकिन उसी बीच में क्या, क्योंकि हमेशा कमल कीचड़ में खिलता है, कुछ ऐसी भी एनजीओ होती हैं जिसमें आप शायद सबसे उत्तम एग्जाम्पल हैं, क्योंकि मैंने आपके सभी सेंटर से दौरा किया है और सेंटर के साथ साथ आप मेरे साथ मिलकर भी काम कर रहे हो। तो मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा कि ये एनजीओ, उसमें भी आप में कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कहीं रिटायर्ड या बड़ा एक्सपीरियंस वाला नहीं है। ये सभी यंग ब्लड, यंग एनर्जी ये काम कर रही है। ये दिखाता है कि आप अपने काम के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित हैं। 2 बच्चों से शुरू हुई यात्रा 400 बच्चों तक पहुंच जाए, नोएडा से चलकर मुरादाबाद पहुंच जाए, बिहार पहुंच जाए। ये दिखाता है कि आपने कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन का बेहद ही जोरदार ढंग से इस्तेमाल किया है, तभी तो
जानता हूँ कि कोई आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम या कोई स्थायी CSR फंड भी नहीं मिल रहा है, यानी आपके ग्रुप जो है वो अपने कंट्रीब्यूशन से, अपने कोऑर्डिनेशन से, अपने कोऑर्डिनेशन से काम कर रहा है। मैं हमेशा से अपने बच्चों पर अपने कार्यक्रमों में कहता रहा हूँ कि ये तो आप सभी बता रहे हैं कि हमें आदर्श बनना है, हम आदर्श स्थापित कर रहे हैं। किसने कहाँ से सीखा, कहाँ से नहीं सीखा, ये मैटर तो करता ही है जीवन में, लेकिन ये ध्यान रहे कि कुछ प्रकृति, विकृति और संस्कृति भी होती है। कहते हैं कि मैं अपना खाऊं तो अपना खाओ, ये प्रकृति है, मैं ही खाऊं सिर्फ मैं ही खाता रहूंगा, ये विकृति है। लेकिन मैं खाऊं उससे पहले अपने समाज की चिंता करूं कि मेरे समाज में मेरा पड़ोसी अगर भूखा है तो अपने 2 रुपये में से आधे उसको दे दूं, यही भारत की संस्कृति है। तो भारत की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति हमेशा दूसरों को लेकर चलने वाली है, समाज में सबको सहयोग प्रदान करके चलने वाली है। उस संस्कृति को संजोने का काम आप कर रहे हैं। मैं 2014 में मैंने अपनी NGO अपने किसी अपने प्रोफेसर का मिलकर बनाया था। हमने काम शुरू किया, हमने ऑर्फन लड़कियों के लिए काम किया, हमने खून जैसा काम किया, मैंने काम किया अमरज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, डॉक्टर उमा कोहली, एक वो बहुत बड़ी अपने आप में ब्रांड है डिसेबल्ड बच्चों के लिए। इस तरह से कई सारे काम करने का 2018 में मैं जब से अधिकारी बना, मैं फौजाबाद पोस्टिंग पे गया, मैं गाँव पे काम करता हूँ। हमारा काम वहाँ के रामगंगा नदी को के बारे में लोगों को जागरूक करने का है। हम अपने खेल कूद और कई गतिविधियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। उसके लिए सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा दिए गए फंड हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हो ये काम टोटली समाज में एक ऐसा परिवर्तन लाने के लिए होगा है जो जिसका असर दूरगामी होगा। जैसा कि प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि आप सभी बच्चों को लगातार शपथ कराएं और उन्हें ये एहसास कराते रहें कि वो इसलिए इन चीज़ों को नहीं प्राप्त कर रहे हैं कि वो इसके लिए कोई उनकी गरीबी है या मजबूरी है, वो इसलिए आपसे सहयोग प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आगे 4 लोगों को बताना है। तो आप उन्हें यह एहसास कराते रहें कि वो उन्हें आपसे तैयार कर रहे हैं ताकि वो आगे अपने जैसे 4 और बच्चों को, 4 और लोगों को सिखा सके, पढ़ा सके, क्योंकि ये सभी जानते हैं शिक्षा से बड़ा अभ्यास हमारे होता कुछ नहीं है। तो मैं दोबारा जो भविष्य NGO है आपकी पूरी टीम को अपने तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ और मैं आपको ये ऑफर भी करता हूँ कि आप लोगों के साथ मिलकर मैं मदद का काम कर ही रहा हूँ। मैं नोएडा क्षेत्र में भी आपके NGO का हिस्सा बनकर काम करना चाहता हूँ। तो मैं आप सभी को पुनः आपके बेहतर काम के लिए अपने दिल से बधाई देता हूँ। और मैं सिर्फ आपके NGO में इतना ही कहूँगा कि अभी तो परिंदे की असली उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे की असली उड़ान बाकी है, अभी तो नापिए जमीन का पूरा आसमान बाकी है। तो अभी आप लोग अपना लगातार अपने हौसले बुलंद करके लगे रहें और जो आपके लोग हैं यहाँ पर अतिथि हैं वो आपको सहयोग दे ही रहे हैं। तो इसी तरीके से अपने बेहतर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन से अपना कार्य करते रहें। मैं आप लोगों का जो भी सहयोग कर पाऊँगा वो मैं करूँगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार मेरा और दिनेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि सूत्रधार के रूप में बहुत सुंदर संचालन आपका और सारी बातें आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से और सुंदर तरीके से सभी को बताई हैं। और मेरा नाम डॉक्टर सुषमा तिवारी है, पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी और लेकिन जो मेरा मुख्य कार्य साहित्यकार का, साहित्य से जुड़ी हुई हूँ और मेरी बहुत सारी किताबें प्रकाशित हुई हैं और जो सिलेबस के अनुरूप हुई हैं। तो सबसे और विकास झा जी जिनके साथ मैं जुड़ी और राहुल पांडे जी इस NGO के थ्रू और हम सभी आसपास घर के रहते हैं। तो और संजय कौशिक जी और मुकेश जी और जो हमारे जो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता खुशबू और सभी नेहा, सभी को बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी के साथ मैं जुड़ी। और रंजन जी, रेखा जी और अंकित जी, सभी आप सभी की बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे सुनने को मिली और हम सभी को सुनने को मिली जो बहुत ही बेसिक स्तर की थी। और इन सब के साथ मैं अपने पतिदेव श्री संजय कुमार तिवारी जी का धन्यवाद करना कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि चाहे मैं कहीं भी खड़ी हूँ, जहाँ भी हूँ, इसमें बहुत बड़ा योगदान इनका है। और
जीवन में बहुत आसानी से उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो कभी कभी मुश्किल भी हो सकती है। तो लेकिन मैं मेन मुद्दे पर आऊँगी कि आज जो है अमृत महोत्सव बहुत ही सुंदर आज विषय के साथ हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और शहीद जवानों को नमन करते हुए मेरे मन में एक नई विचार आई थी जो मैं आज ही सबके साथ साझा करना चाहती हूँ कि मेरी माता जी 22 अप्रैल को उनका निधन हो गया कोरोना की वजह से, और जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे ऊपर हुआ या मेरे पूरे घर परिवार और समाज के प्रति, क्योंकि आज हम सभी जो है संस्थाओं के द्वारा बहुत सारे कार्यों को कर पाते हैं, लेकिन पहले के जो लोग थे बहुत सारे बिना संस्थाओं के भी बहुत सारे कार्यों को कर पाते थे, और खासतौर पर उनको ये पता था कि हमारे आसपास के जो लोग हैं मतलब उनको सपोर्ट करना सबसे जरूरी है, कहीं दूर दराज को कहीं फंडिंग करना। तो मैं देखती थी कि कोई उनके आसपास जो मेड है जो उनके यहाँ काम नहीं भी करती है या और भी जो लोग थे, तो कि उनकी बच्चे की शादी है या बच्चे को पढ़ाना है तो 5,000 10,000 मतलब जो भी उनसे संभव था वो कर पाते थे। इवन मैं जरूर इस बात को स्वीकार करूँगी, मैं सोचती हूँ सारे हालात को देखते हुए फिर मैं निर्णय लेती हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं सोचती थी। तो मुझे लगता है कि ये एक मतलब ये वाकई में बड़ी चीज़ है कि कोई इंसान ऐसा है कि सच में सपोर्ट करता है लोगों को। तो मैं उनके नाम से एक बनाना चाह रही हूँ NGO, राहुल जी और विकास जी संजय जी सभी लोगों के सहयोग से, सुनिएगा, कि अपनी माता जी श्रीमती उषा शर्मा जी के नाम से मैं एक NGO फॉर्म करना चाह रही हूँ आप सभी लोगों के साथ सपोर्ट में। और ये सारे बच्चे यही रहेंगे, कोई मतलब मेरा अलग से कुछ नहीं रहेगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि 10 से 12 बच्चों को हर साल मैं सपोर्ट कर सकूँ आर्थिक रूप से, विशेष तौर पर जो बच्चे वाकई में अच्छे से पढ़ रहे हैं और करना चाह रहे हैं, उनको कुछ सपोर्ट की जरूरत है। तो एटलीस्ट 10 बच्चों को मैं सालाना आर्थिक तौर पर सपोर्ट करूँगी। जहाँ भी खड़ा हूँ मुस्तैदी से लड़ा हूँ, जरूरत पड़ने पर लड़ा हूँ, हाँ मैं सैनिक हूँ, देश के आका काम हूँ, मेरा बड़ा नाम, सभी की दुआएं मिलती, सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ, हाँ मैं सैनिक हूँ। गर्मी में रेगिस्तान में विचरता रहता हूँ, सर्दी में सियाचिन में मैं अटल खड़ा रहता हूँ, सर्दी में सियाचिन में मैं अटल खड़ा रहता हूँ, हाँ मैं सैनिक हूँ। भेदभाव नहीं जानता, भेदभाव नहीं जानता, सभी को अपना मानता, देश की सुरक्षा की खातिर, देश की सुरक्षा की खातिर जान न्यौछावर करता हूँ, हाँ मैं सैनिक हूँ, हाँ मैं सैनिक हूँ। कोई गैर नहीं, आपका ही बेटा हूँ, कोई गैर नहीं, आपका ही बेटा हूँ, माता के समान देश की सुरक्षा में लगा रहता हूँ, माता के समान देश की सुरक्षा में लगा रहता हूँ, हाँ मैं सैनिक हूँ, हाँ मैं आपका ही सैनिक हूँ। तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मैं जो बच्चे से ही मतलब मिला हूँ और अच्छे से जानता हूँ। मेरी एक मीटिंग हुई थी मैम के साथ, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इतनी सेवा भाव होती है। नहीं तो मैं बहुत प्रिंसिपल से मिला हूँ, प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से भी, गवर्नमेंट स्कूल से प्रिंसिपल से भी, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में 5-6 साल से कार्य कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन इतनी जेनरस और एक बार में ही हमारे डिपार्टमेंट्स को मानने के लिए, क्योंकि देखिए स्कूल उन्होंने पूरा खराब किया है, जैसे बेंचेज है, डेस्केज है, तो कई लोगों के मन में ऐसा रहता है कि बच्चे मार्जिनाइज कम्युनिटी से आते हैं, तो उतना उनको नहीं होता कि बेंच हमारे तोड़ देंगे, कुछ लिख देंगे उसके ऊपर। तो ये सब कंसर्न को मैंने दरकिनार करते हुए जो पहली मीटिंग में हमें अप्रूवल देते हैं कि हाँ आप कर सकते हो, बहुत कम लोग ऐसा होते हैं। मैं चाहूँगा हाँ तो मैम के गाइडेंस में हम लोग और सुषमा मैम है हमारी, तो उनके लिए हमें बहुत सीखने को मिलता है, उनसे बहुत मार्गदर्शन मिलता है। और तो और रंजनी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मैं
काम करते हैं, तो MNCs में काम करते हैं, इतना समय रहता नहीं है हमारे पास कि हम नोएडा में बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो सबको फॉलो करें। लेकिन रणनीति को मैं फॉलो कर रहा था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधी जी, देखिए उससे पहले भी ऐसा नहीं था, गांधी जी भारत जो आए थे तो उससे पहले भी आज़ादी के बहुत आंदोलन चल रहे थे और सब लोग अपने अपने प्रयास कर रहे थे देश को आज़ाद करने के लिए। और लेकिन गांधी जी ने क्या किया, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रयास कर रहे थे, उन सबको एक सूत्र में पिरो के और उन्होंने आज़ादी दी। तो जो गांधी जी का काम था वो नोएडा में रंजन तोमर जी कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया कि सब लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इसको आप बेस्ट एग्जाम्पल है इसको समझाने के लिए, तो उनका इसी में योगदान बढ़ा हुआ। ये तो उनसे भी अच्छे अच्छे और भी क्रांतिकारी थे जो अपने अपने लेवल पे बहुत संघर्ष कर रहे थे उनके आने से पहले। तो उनके साथ जो दक्षिण अफ्रीका में घटना हुई तो उसके बाद वो आए यहाँ पे, लेकिन उससे पहले देश में 100 साल लंबी आज़ादी की लड़ाई ऑलरेडी चल चुकी थी। लेकिन गांधी जी ही क्यों? गांधी जी इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी NGOs बहुत सारे काम कर रहे हैं नोएडा में, और यहाँ तक कि मेरा मानना है कि नोएडा में NGOs की 80 है वो 180 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्लम्स के क्लस्टर बहुत ज़्यादा है। इवन कि जहाँ पे स्लम्स के क्लस्टर नहीं है, गाँव में देखेंगे तो 1000-1500 रुपये रूम के रेंट देते हैं वो, और वही वो कर पाते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते उसमें। तो हमारी जो NGO है, मैं ज़्यादा क्या करूँगा, सबको बता ही दिया, सब आप लोगों को सब NGO के बारे में। तो और मेरे से कई लोग ये भी पूछते हैं कि मतलब हम कैसे मोटिवेट करें लोगों को कि वो हमारे साथ आगे जुड़े। तो मैं भी उन्हें मतलब गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग को मैं पढ़ता हूँ कभी कभी, तो मैं भी देखिए जब गांधी जी अहिंसा से कोई आज़ादी दिलाने की बात थी, तो ये उस टाइम पे अगर आप कल्पना करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब नामुमकिन सी चीज़ थी। अहिंसा से आज़ादी कैसे होगी, मतलब गोली मारेंगे, बम फेंकेंगे, तब आज़ादी मिलेगी। लेकिन उनके पास एक पर्पस था और लोग उनसे जुड़ते चले गए। तो हमारे पास भी एक पर्पस है कि हमें बच्चों को शिक्षा देना है, और शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो कि 4 लोगों की फैमिली में अगर कोई एक बंदा भी पढ़ा लिखा हो जाए तो वो पूरे आगे वाली जनरेशन को प्रेरित कर सकता है। तो और मार्टिन लूथर किंग का भी यही था कि उन्होंने कोई किसी को बोला नहीं कि आप हमारे साथ आके जुड़ो, उनके पास एक उद्देश्य था, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोग उनके साथ जुड़ते गए और ऐसे लोग अपने देश के लिए काम करके गए जो आने वाली पीढ़ियों तक उनको याद रखा जाएगा। और भविष्य के बारे में हम बताना चाहेंगे आपको कि 2012-13 में हम लोग 12th क्लास में थे। उस टाइम से ही हमने सोचा था कि बच्चों को पढ़ाएं, कुछ करें। तो हमारे संजय भाई ये 2 अनाथ बच्चों को हमारे पास लेके आए थे, तो हमने वहाँ से प्रेरणा की और कोई ऐसा NGO स्टार्ट करने का वो नहीं था क्योंकि हम लोग छात्र थे उस टाइम में। फिर धीरे धीरे हमने इसको एक संगठित करके 2016 में संस्था बनाई और करीबन हमारे साथ 100-150 लोग अब जुड़े हुए हैं। नोएडा में हम मतलब लोगों को इसलिए अवेयर नहीं होगा क्योंकि हम लोग मतलब प्रचार प्रसार में उतना नहीं गए कि हम लोग अपने NGO का प्रचार प्रसार करें। हमने करीबन उपलब्धि की बात की जाए तो 15 से 20 बच्चों को 12th क्लास करवा दिया है, क्योंकि हमारे साथ 5th-6th क्लास से जुड़े हुए थे। अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन पा गए हैं वो लोग, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और धीरे धीरे संस्था ग्रो भी कर रही है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है। हम सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और मेनली बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की बहुत बैकवर्डनेस है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वहाँ भी एक्सप्लोर किया जाए। किसी ने जैसे आपने बताया, हमने मुरादाबाद में एक गाँव खोल दिया है वहाँ बच्चों को एजुकेट करने के लिए। और फंडिंग का जो है ऐसे कोई मतलब सबके मन में होता है कि सब लोग यही बोलते रहते हैं कि पैसे पैसे। मेरा मानना है कि पैसा बहुत सेकेंडरी चीज़ है। अगर आपके पास मोटिवेशन है, जज्बात है तो आप कर सकते हो, पैसा कहीं ना कहीं से आ जाता है। जैसे हमारे संजय भाई हैं तो ऐसे हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग खुद भी इतने केपेबल हैं कि अपने सैलरी में से 5-10 हज़ार रुपये निकाल के यहाँ पे NGO में हम लोग लगा सकें। तो पैसे सेकेंडरी हैं और हम लोग काम कर रहे हैं और बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। तो 500 बच्चों तक अभी हम पहुँचे हैं। और अब हमारा ये उद्देश्य नहीं कि आज तक हमारी एक अच्छी बात ये रही है कि हमने जहाँ सेंटर खोला है, 6ठा सेंटर हमने खोला है, हम कहीं से गए नहीं। वो बच्चे हमारे साथ हैं, कोरोना आया, कोरोना गया, उतने ही बच्चे हमारे साथ अभी भी हैं, कुछ बच्चे नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि हम बच्चों से कनेक्ट करते हैं और उनके पेरेंट्स से कनेक्ट करते हैं। मैं आपको बताना
नोएडा फेज 3 में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ, नोएडा पुलिस के साथ। तो उस टाइम हमारे एसपी देखिए कोरोना का कमिश्नरी आई थी नोएडा में। तो अनिल झा जी ने हमें राजेश एस उस टाइम में डीसीपी ट्रैफिक मिले थे और वो 112 के लोगों को और कोरोना में 112 के थ्रू ही हमने राशन माल लोड करवाते थे। चंडी भाई के ऑफिस में हमारा सारा राशन का गोडाउन खुला हुआ था और लिटरली मतलब हमने उस टाइम में देखा कि क्या होता है, जो समाज सेवा का होता है। कई गाँव में ऐसे गाँव में गए हम लोग जहाँ पे पुलिस प्रशासन के साथ गए और वहाँ पे पुलिस की 3 गाड़ियाँ थी और हजार 2,000 लोगों की भीड़ थी। तो वहाँ पे हमें लिटरली सामान छोड़ के भागना पड़ता था ऐसी स्थिति। उस समय ऐसा था जहाँ कोरोना के नाम पे जैसे भूत करता है वैसे हो गए। और मैं यहाँ पर ये कोरोना डॉक्टर ने लास्ट में बोला कि कोरोना और रात को डॉक्टर ने कहा कोरोना हुआ, सुबह में रात को कहा जिस समय आदमी कोई ये डेडिकेशन ये तो मैंने उसके बाद पहले उसके बाद कई बार कई ऐसे बार मैंने देखे जहाँ पे गाड़ी में सामान ला करके ले करके पुलिस का जा करके कहाँ से जगहों पर लोगों ने बढ़ा और वो अविस्मरणीय काम है। वो उसको योगदान शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। कार्य तो बहुत लोग कई तरह से करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने ध्यान को रिस्क पे लगा के करना ये सही में इस एक तरीके से सैनिकों में याद करना है। मेरी जीवन का एक अंदर बॉर्डर बन गया, यही बॉर्डर बन गया। ये भी सैनिक जिस तरह से जो डेडिकेशन जो सैनिकों के मन में होता है वो भाव ये अविस्मरणीय है। इसलिए जितनी भी लोगों की तारीफ की जाए, सराहा जाए, शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जान मन जान मन जान मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जान मन जान मन जान मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निशान है मेरा तन मेरा मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जान मन जान मन इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन है। तो हमें भी उसी पे अमल करना है, हमें अपने किसानों का साथ देना है और जवानों का भी साथ देना है। तो उनके संतोष के जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने भी कहा हमारे को कि हमें हर बच्चे को शपथ दिलाना है। मैं कहूँगा कि मतलब ये तो हमें झाजी से भी और सारे ही जो सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हैं जितनी भविष्य की टीम है, मैं चाहूँगा कि हर एक सेंटर पे होना चाहिए। सिर्फ इसी सेंटर पे क्यों, बाकी सारे सेंटर्स पे एक शपथ ग्रहण होना चाहिए कि हर हफ्ते या हर महीने जब भी जैसे भी पॉसिबल हो सके